जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसको डिस्कस करें, आगे बात करें। तो मध्य प्रदेश के हम बारे में बात करें तो मध्य प्रदेश जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब गोंडवाना लैंड है कैसा, देखिए जा आपको दिखा देते हैं। वैसे मैप बनाना हमको उतना अच्छा आता नहीं, फिर भी आई विल ट्राई। देखिए, ये जो आपको हिस्सा नज़र आता है मध्य प्रदेश का, ठीक है, ये जो पूरा हिस्सा आपको जो नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत नजर आता है, प्रायद्वीपीय भारत ये जो नजर आता है आपको, ये पूरा का पूरा जो है साथियों क्या है, ये आपका पूरा का पूरा जो है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। ठीक, और ये जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, तो इस हिस्से में, इस प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से में जितने भी स्टेट आते हैं वो सारे के सारे जो स्टेट हैं वो गोंडवाना लैंड के हिस्से होंगे, और इसमें आपका हमारा जो है वो मध्य प्रदेश भी शामिल हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये जो है वो हमारा मध्य प्रदेश है, वो आपका गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है ये, काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक रहता है कि जो आपका जो पृथ्वी है उसको ज्योग्राफी के अंदर दो प्लेटों का हिस्सा माना गया है, एक अंगारा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो भारत गोंडवाना लैंड प्लेट का हिस्सा था, प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था। इस प्रायद्वीपीय भारत के, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा था, इसके ऊपर यहाँ पर एक हिस्सा डेवलप हुआ जिसे हम वर्तमान में उत्तर भारत के मैदान के नाम से जानते हैं। उत्तर भारत का मैदान इस रूप में जानते हैं। और ये जो मैदान है ना, उत्तर भारत का मैदान, ये मैदान जो है आ, आ, गंगा और यमुना नदी व इनकी सहायक नदियों ने बनाया है। ठीक, ये कभी सागर हुआ करता था, इसको पाट दिया गया नदियों के द्वारा, तो होगा। अब ज़्यादा चीज़ें डीप डेप्थ में नहीं जाना है, जितना जरूरी है उतना से समझ लीजिए कि ये जो एमपी के जो ऊपर वाला हिस्सा है इसे हम उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं। ये पूरा का पूरा मैदान गंगा व यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों ने बनाया है। तो ये एक तरीके से मध्य प्रदेश का कौन सा उत्तरी बॉर्डर हो गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो उत्तरी बॉर्डर है वो कौन बनाती है? गंगा यमुना नदी बनाती हैं। ठीक है, यह गंगा यमुना नदी द्वारा निर्मित जो हिस्सा है जिसे हम उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं वो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाता है। इस साइड आप आएंगे तो यहाँ गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक आपको पर्वत श्रृंखला नजर आएगी। वो पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी बॉर्डर है वो अरावली पर्वत श्रृंखला बनाती है। पूर्वी बॉर्डर की बात करें तो पूर्वी बॉर्डर बनाता है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार, इवन बघेलखंड के पठार का कुछ हिस्सा जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर शामिल होता है। और दक्षिणी सीमा आपका ये जो पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय भारत इसकी जो है वो दक्षिण में पड़ता है। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्लियर? इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि जो हमारा जो वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के ऊपर आपको उत्तर भारत का मैदान नजर आएगा जो कि गंगा और यमुना नदी ने उसको बनाया है। मतलब पूरा जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ मैदान है। फिर इसके पश्चिमी हिस्से पे आपको अरावली पर्वत श्रृंखला, पूर्वी हिस्से पे बघेलखंड का पठार पठार और दक्षिणी हिस्से में आपको प्रायद्वीपीय पठार जो है वो नजर आएगा। ठीक है, यहीं से मध्य प्रदेश में अनूपपुर से नर्मदा नदी निकलती है, ओमकारेश्वर अमरकंटक से, अमरकंटक जो कि अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, तो अमरकंटक से नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा निकलती है, और वो ऐसे आके यहाँ पे आके जो है वो खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? नर्मदा रिवर है। इसको हम लाइफ लाइन ऑफ एमपी भी कहते हैं, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसको हम बोला करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ये रहा, इसको आप लिखेंगे। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कौन सी है? नर्मदा नदी है।
ये 4 पॉइंट्स हैं कि मध्य प्रदेश का बॉर्डर कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनता है। तो उत्तरी बॉर्डर गंगा यमुना मैदान बनाते हैं, गंगा यमुना नदी का जो जलोढ़ मैदान है वो बनाता है, जिसे हम उत्तर भारत का मैदान बोलते हैं। पश्चिमी सीमा अरावली श्रेणियां बनाती हैं, पूर्वी सीमा बघेलखंड का पठार बनाता है, दक्षिणी सीमा प्रायद्वीपीय भारत जो है वो बनाता है। ये सारी चीजें हमने इस मैप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करी है। क्लियर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश जो है वो पूर्णतः भू आविष्ठित आविष्ठित राज्य है। अब भू आविष्ठित राज्य होता क्या है वो आप देख लीजिए। जिस राज्य की जिस राज्य की समुद्री सीमा ना हो उसे हम भू आविष्ठित राज्य कहते हैं। इंग्लिश में हम बोलें तो लैंड लॉक्ड स्टेट। काफ़ी सारे स्टेट इसमें इंक्लूड हैं, जैसे कि एमपी हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, जम्मू हो गया। हाँ, इसके अलावा आपका पंजाब हो गया। ये सारे के सारे जो स्टेट हैं ये सब लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। ठीक है। आप मैप उठाइएगा, जैसे जिस भी स्टेट की आप देखिए, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो ये जो हमारा भारत है इसकी यही समुद्री सीमा है। तो यहाँ से जो सटे हुए स्टेट हैं वही आपके जो है वो जो है समुद्री सीमा वाले स्टेट होंगे। बाकी जो है वो कोई भी स्टेट जो है वो समुद्री सीमा नहीं बनाएगा। मतलब सारे के सारे स्टेट इंडिया के जो है वो लैंड लॉक्ड होंगे। किसको छोड़कर? इन स्टेट को छोड़कर, जैसे गुजरात हो गया, गुजरात के अलावा आपका गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। इन स्टेट को छोड़कर जितनी भी स्टेट हैं वो सारे के सारे स्टेट लैंड लॉक्ड स्टेट जो है वो माने जाते हैं। क्लियर। इसके अलावा देखिए आगे देखिए, मध्य प्रदेश अपनी सर्वाधिक सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है। लगभग 14 जिले जो हैं इसके, मध्य प्रदेश के लगभग 14 जिले जो हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। देखिए पहले तो ये देख लीजिए कि मध्य प्रदेश के साथ कितने स्टेट सीमा बनाते हैं। तो वो देखिए, यहाँ आप लिख लीजिए मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य जरा देखिए कौन कौन से हैं। एक तो आपका कौन सा हो जाएगा, एक आपका उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा। इसके 14 जिले जो है वो सीमा बनाते हैं। ये 14 जिले भाई एमपी के हैं। एमपी के 14 जिले जो हैं वो किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। यूपी के 14 जिले नहीं समझना है आपको। ठीक है। दूसरा गुजरात हो गया। तीसरा महाराष्ट्र हो गया। चौथा छत्तीसगढ़ हो गया। और पांचवा आपका जो है वो राजस्थान हो गया। तो ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी अपनी सीमा जो है वो साझा करते हैं। क्लियर। इसमें उत्तर प्रदेश के साथ एमपी की 14 जिले जो है वो अपनी सीमा बनाते हैं, और सबसे कम गुजरात के साथ बनाते हैं 2 जिले। ये 2 जिले तो हम याद रख सकते हैं, 14 जिले हम याद ना रख पाए तो 2 जिले कौन कौन से हैं? ठीक है, ये 2 जिले हम यहाँ लिख देते हैं साइड से। एक जिला है आपका झाबुआ, गुजरात के साथ बॉर्डर बनाता है। दूसरा है आपका अलीराजपुर। ठीक है, ये भी किसके साथ? गुजरात के साथ सीमा अपनी बनाता है। क्लियर। चलिए, तो ये हमारे 14 स्टेट 14 डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं। देखना चाहे तो देख लीजिए। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, अशोकनगर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ये जो 14 स्टेट हैं वो, सॉरी 14 डिस्ट्रिक्ट हैं एमपी के, ये यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं अपना। ये आप याद रख पाएँ तो वेल एंड गुड, ना याद रख पाएँ तो इतना याद रखिए कि मध्य प्रदेश के 14 जिले जो हैं वो यूपी के साथ अपना बॉर्डर बनाते हैं, अपनी सीमा साझा करते हैं। और गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के 2 जिले जो हैं वो अपनी सीमा बनाते हैं। एक आपका झाबुआ हो गया और एक आपका
अलीराजपुर हो गया, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे चल सकते हैं हम। चलिए देखिए ज़रा, मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका एक तो मेन इम्पोर्टेंट आपका जो है वो मुरैना ही हो जाएगा। ठीक, कौन सा हो जाएगा? मुरैना हो जाएगा। फिर एक श्योपुर है, शिवपुरी है, गुना है, राजगढ़ है, आगर मालवा है, नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है और झाबुआ। ठीक है, झाबुआ आपने देखा कि झाबुआ जो है आपका झाबुआ एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, झाबुआ, जो कि गुजरात के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, राजस्थान के साथ भी अपना बॉर्डर बना रहा है। ठीक, मध्य प्रदेश के 9 जिले जो है वो महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। ये एक्चुअल में मैप वाले क्वेश्चन है, मैप आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैप। ठीक है, तो आप देख लीजिए। हमने इसलिए यहाँ पे मैप नहीं डाला है कि कॉपीराइट का इशू था, तो कॉपीराइट की इशू की वजह से यहाँ पे मैप नहीं लगाया है। खुद से हाथ से बनाएंगे तो फिर लगाएंगे, अभी नहीं बनाए हैं तो नहीं लगाए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको मैप को जो है वो लगाने की कोशिश करेंगे। आप थोड़ा सा सपोर्ट बनाएंगे तो सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। 9 जिले कौन कौन से हैं ये भी जरा देख लीजिए। एक तो अलीराजपुर है। ठीक, अलीराजपुर आपका गुजरात के साथ भी बॉर्डर बनाएगा और महाराष्ट्र के साथ भी बॉर्डर बनाएगा। तो देखिए, अलीराजपुर और झाबुआ की जो सिचुएशन है ना, वो ऐसी है कुछ। ये आपका झाबुआ हो गया और ये आपका अलीराजपुर हो गया। तो झाबुआ ये इस साइड मान लीजिए ये गुजरात है। ठीक है, और ये मान लीजिए आपका एमपी है, ये मान लीजिए यहाँ पर राजस्थान है। ठीक है, तो गुजरात का ये वाला जो जिला, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका झाबुआ है। क्या है? ये झाबुआ हो गया। और ये जो पॉइंट है वो अलीराजपुर हो गया। ठीक है, तो अलीराजपुर ये गुजरात के साथ भी बॉर्डर बना रहा है और नीचे महाराष्ट्र के साथ भी बॉर्डर जो है वो बना रहा है। क्लियर? बड़वानी बिल्कुल नीचे नजर आएगा, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ठीक है, ये सभी के सभी जो है वो महाराष्ट्र के साथ अपना बॉर्डर बनाएंगे। क्लियर? जबलपुर जो है ना आपका, जबलपुर संभाग जो है वो महाराष्ट्र के साथ बॉर्डर बनाता है। बालाघाट आपका किस में आता है? जबलपुर संभाग के अंदर आता है। ठीक है, तो बालाघाट जो है वो महाराष्ट्र के साथ अपना बॉर्डर बनाता है। क्लियर? जिसमें ये कुछ जगह हैं वो आपको स्पेशली याद रखना है। एक खुद बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा और बालाघाट। ये 4 पॉइंट आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि यहाँ इनको लेकर अक्सर एग्जाम में अब तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि निम्न में से कौन सा स्टेट मध्य प्रदेश, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र के साथ सीमा रेखा बनाता है। 4 ऑप्शंस रहते हैं, उनमें से एक चुनना होता है। ठीक है, तो ऑप्शंस में अभी तक यही 4 और जिले जो हैं वो घूम फिर के आपको देखने के लिए मिले हैं, तो इनको आप स्पेशली याद करिए। खरगोन भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलें फिर हम। आगे देखिए ज़रा आप, हम मध्य प्रदेश के 6 जिले छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाएंगे। एक तो सीधी हो जाएगा, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट। बालाघाट किसके साथ? महाराष्ट्र के साथ भी सीमा बना रहा है और छत्तीसगढ़ के साथ भी जो है वो सीमा बना रहा है। क्लियर? मध्य प्रदेश के 14 जिले जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है, ये आपको बोला था कि हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपको बताया था कर्क रेखा से रिलेटेड, अगेन एक दोबारा से वही फैक्ट रिपीट करते हैं। क्या बताए थे? जब वर्ल्ड की बात आएगी तो वर्ल्ड में अगर हम कंट्रीज़ की बात करें कि वर्ल्ड में कर्क रेखा कितनी कंट्रियों से होकर गुजरती है, तो 18 कंट्रियों से होकर गुजरती है। थोड़ा सा नीचे आए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो स्टेट हैं, तो भारत में कितने स्टेट से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो वो टोटल 8 स्टेट से होकर गुजरती है। ठीक है, और अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में हम बात करेंगे जिलों को लेकर, डिस्ट्रिक्ट को लेकर। तो एमपी में 14 जिलों से होकर जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जिसे हम कैंसर लाइन बोलते हैं, ये जो है वो 23.5 डिग्री
उत्तरी अक्षांश को जो है हम कैंसर लाइन या कर्क रेखा बोला करते हैं। ठीक है, 14 जिले ये रहे आपके, रतलाम हो गया, उज्जैन हो गया, आगरमालवा हो गया, राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, भोपाल, विदिशा, रायसेन, दमोह, सागर, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ये 14 जिले हैं आपके। इसमें भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या बताया था, भोपाल संभाग, भोपाल संभाग आपको एक इम्पोर्टेंट बताया था। भोपाल संभाग में कितने जिले हैं, टोटल 5 जिले हैं, ये आपको बताया था। इन 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, ये आपको हमने जो है बताया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, 5 जिले हैं कौन कौन से, एक तो जिला आपका सीहोर है, दूसरा भोपाल था, तीसरा विदिशा था, चौथा रायसेन था। ठीक, और पांचवा आपका राजगढ़ था। ये थे आपके टोटल 5 जिले। तो भोपाल संभाग के जो 5 जिले हैं उनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। क्लियर, ये 18 वर्ल्ड की कंट्रीज हैं जहाँ से क्या आपकी कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। क्लियर, चलिए मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हम यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश को जो है वो भौगोलिक रूप में हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। एक तो कौन सा है, मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, तीसरा बघेलखंड का पठार। ठीक, मध्य उच्च प्रदेश के अंदर आपको मालवा का पठार दिखेगा, मध्य भारत का पठार दिखेगा, रीवा पन्ना का पठार दिखेगा, नर्मदा सोन घाटी नजर आएगी, और बुंदेलखंड खंड का जो पठार है वो आपका मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा माना जाएगा। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में आपको राजपीपला श्रेणी, मध्य श्रेणी और मैकाल श्रेणी जो है वो नजर आएगी। ठीक है, क्लियर। चलें आगे, तो एक एक करके हम सबको समझते हैं और अपना नोट आप तैयार रखेंगे। उम्मीद है आप साथ ही साथ नोट भी बना रहे हैं। मध्य भारत का पठार, भौगोलिक स्थिति देखें इसकी तो 328 96 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल भौगोलिक क्षेत्र का, प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 10.66% है। यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम बरसात होती है, और सबसे कम बरसात आपको पता है भिंड जिले में होती है। भिंड जिले में हमने आपको जगह भी बताई थी, कौन सी बताई थी, लाहार, गोरमी वाला जो इलाका है, यहाँ पर भिंड के अंदर सबसे कम जो है बरसात आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा तहसील की बात करें तो गोहद, गोहद तहसील के अंदर जो है वो आपको सबसे कम बरसात देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जनसंख्या घनत्व 110 से लेकर 272 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित क्षेत्र है ये। क्लियर, ये आप याद रखेंगे। आगे देखिए, राजस्थान व उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है। चंबल नदी घाटी यहीं पर आपको देखने के लिए मिलेगी, और सबसे ज़्यादा अपर्दन है चंबल नदी घाटी। चंबल नदी घाटी जो है वो मेनली मालवा के पठार से प्रवाहित होती है, लेकिन ये मध्य उच्च प्रदेश के अंदर भी आपको देखने के लिए, मध्य भारत के पठार के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसने काफ़ी हद तक यहाँ पर अपर्दन किया हुआ है। चंबल नदी मेनली अपने अपर्दन के लिए जानी जाती है, जहाँ जहाँ से गुजरती है बड़े बड़े बीहड़ और खड्ड बनाते हुए चली जाती है। अर्ध शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है ये, यहाँ पर वनस्पति बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगी। तो जो छोटी छोटी आपकी वनस्पति, सब छोटी वाली जो कांटेदार वनस्पति होती है वो यहाँ दिखेगी आपको। ठीक, इसके अलावा जो वनस्पति है वो काफ़ी हद तक आपको विरल दिखेगी, घनी आबादी, घनी जो वनस्पति है वो नज़र नहीं आएगी। इसके अंदर आपको देखेंगे, इसके अंदर आपको भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, नीमच, मंदसौर, ये वाला इलाका जो है वो शामिल हो जाता है। ठीक, अब देखिए जरा, ये पठार जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है, लेकिन जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित तो है,
लेकिन ये कैसा क्षेत्र है? अपर्दित क्षेत्र है। ये आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ भूमि होती है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर आपको उपज ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगी। रीज़न इज मिट्टी का हो चुका है अपर्दन, बड़े बड़े खड्ड बन चुके हैं, जिस कारण मिट्टी में उपजाऊ जो तत्व है वो नहीं बचे हैं उतने ज़्यादा। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। और सबसे ज़्यादा जो अपर्दन है, सर्वाधिक अपर्दन आपको कहाँ दिखेगा? सर्वाधिक, ये प्रश्न भी अक्सर आता है, सर्वाधिक अपर्दन कहाँ दिखता है? तो सर्वाधिक अपर्दन जो है वो मुरैना के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। मुरैना जिले के अंदर चंबल नदी ने सर्वाधिक अपर्दन किया हुआ है। ठीक है, इस क्षेत्र में सहरिया जनजाति निवास करती है, याद रखेंगे। बुंदेलखंड के पठार की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार जो है वो 23,733 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है, 7.71% है। वर्षा यहाँ भी कुछ ज़्यादा नहीं होती है, 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में यहाँ पे बरसात होती है। जनसंख्या घनत्व तो थोड़ा सा ज़्यादा है इससे। ठीक है, यहाँ 110 से 272 था, यहाँ थोड़ा ज़्यादा 123 से 186 प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास यहाँ पर बुंदेलखंड के पठार में आपको जनसंख्या घनत्व देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, वैसे एक्चुअल में देखा जाए तो बुंदेलखंड का जो पठार है ना, वो मालवा के पठार का पूर्व में बढ़ा हुआ हिस्सा है। मालवा के पठार का, मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार, इसका पूर्वी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा दो भागों में बटा हुआ है। दो भाग कौन कौन से? एक तो आपका हिस्सा है बुंदेलखंड, दूसरा है आपका बघेल खंड का पठार। ठीक है, बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड का पठार जो है वो मालवा के पठार का पूर्व में बढ़ा हुआ हिस्सा है। लेकिन हम इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, पढ़ने की इजी इसको पढ़ पाए, इसलिए हम इसको अलग अलग ही डिवाइड कर लेते हैं। मालवा के पठार को अलग कर देते हैं, बघेलखंड और बुंदेलखंड के पठार को अलग कर देते हैं। ठीक, लेकिन एक्चुअल में मालवा के पठार का ही पूर्व में बढ़ा हुआ हिस्सा है। क्लियर? चलिए, मध्य प्रदेश के मध्य उत्तरी भाग में इसका विस्तार है, और ये प्री कैम्ब्रियन युग में बना हुआ जो है वो क्षेत्र है। ठीक है, इस क्षेत्र में बुंदेलों की राजधानी रही है। बुंदेलों की राजधानी आपको मालूम है ओरछा रही है, जो कि बेतवा नदी के किनारे है। ठीक है, और बेतवा नदी बुंदेलखंड के पठार को दो हिस्सों में बांट देती है। इस पठार पर आपको प्राचीनतम आग्नेय चट्टानें देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपको ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये चीज़ मिलेंगी, जिस कारण यहाँ पर जो है वो आपको क्रेशर काफ़ी मात्रा में देखने के लिए मिलेंगी, जहाँ से आप देखेंगे कि गिट्टी का निर्माण काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये बुंदेलखंड के पठार में आपको काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्रेशर लगी हुई नजर आएंगी, क्योंकि इसमें आपका ग्रेनाइट, नी, सिस्ट, ये ऐसे जो क्रिस्टल युक्त पदार्थ है वो आपको निकलते हुए दिखेंगे। ठीक है, कभी आइएगा आप झांसी से निकलते हुए, तो झांसी वाले इलाके में आपको काफ़ी जगह जो है वो गिट्टी क्रेशर लगी हुई नजर आएगी। ठीक है, चलिए आगे चलें हम। आगे देखिए जरा, इस क्षेत्र में आपको बेतवा, सिंध, केन, धसान, पहुज आदि नदियां जो है वो इस क्षेत्र के अंदर प्रवाहित होती हैं। इस क्षेत्र के अंदर एक सिद्ध बाबा की नाम से सबसे ऊंची चोटी आपको देखने के लिए मिलेगी। हाइट इसकी 1172 मीटर के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर? आगे हम बात करें रीवा पन्ना का पठार, जो कि विंध्यन कगारी पठार है। क्षेत्रफल की बात करें तो 31,954.8 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका एरिया है, जो कि प्रदेश के टोटल एरिया का 10.37% है। वर्षा यहाँ पर 125 सेंटीमीटर के आसपास होती है, काफ़ी अच्छी बरसात होती है। और यहाँ पर आपको सघन वनस्पति देखने के लिए मिलेगी, सघन वनस्पति देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, मालवा के पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, ये पता है आपको, बताया था अभी हमने। इस क्षेत्र का विस्तार रीवा, पन्ना, सतना, दमोह तथा सागर जैसे जिलों के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर प्रवाहित होने वाली नदियों की बात करें तो टोंस, केन, सोनार, प्यारमा, बीहड़, ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं वो रीवा के पठार पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है,
इस पठार की हाइट की बात करें तो 300 से 400 मीटर तक इसकी हाइट है। और यहाँ बलुई, लास, पीली मिट्टी, सॉरी बलुई लाल, लाल है ये, ठीक है, ये क्या है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो बलुई मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, पीली मिट्टी हो गई, यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगी। इस क्षेत्र के पूर्व में चावल की खेती होती है। और पन्ना में आप देखेंगे तो पन्ना जो है वो हीरा उत्खनन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। रीवा में कत्था बनाने वाला उद्योग तथा सतना में सीमेंट बनाने वाला उद्योग जो है वो लगा हुआ है। क्लियर। मैहर सुना होगा आपने, मैहर माँ शारदा माता की जो पीठ है, माँ शारदा माता की पीठ और अलाउद्दीन संगीत पीठ जो है वो सतना के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि बघेल खंड का जो है वो हिस्सा है। ठीक। चलिए मालवा के पठार की बात कर लेते हैं। तो मालवा के पठार के अंदर तो आपको पता है कि उज्जैन आएगा। ठीक है, मालवा पठार के अंदर क्या क्या आएगा, मालवा पठार के अंदर आप देखेंगे तो उज्जैन आ जाता है, भोपाल आ जाता है, रायसेन आ जाता है, इंदौर आ जाता है। ठीक है, ये काफ़ी सारे जो ज़िले हैं जो मालवा के पठार का हिस्सा माने जाते हैं। ठीक है। एरिया इसका सबसे ज़्यादा है, 88,222 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। टोटल प्रदेश के टोटल एरिया का 28.26% है ये। ये पठार जो है वो लावा मिट्टी से बना हुआ है। काली लावा मिट्टी है, इट मीन्स यहाँ पर आपको काली मिट्टी काफ़ी बड़ी ज़्यादा मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगी। हाइट की बात करें तो 500 मीटर इसकी हाइट है। प्रमुख चोटियाँ जिसमें सिगार है, जाना पाव है, धजारी है। जाना पाव की अगर हम बात करें तो जाना पाव से अ, 7 नदियाँ जो है वो निकलती हैं। 7 नदियाँ बोल दीजिए, कई जगह इसको 7.5 नदियों का, 7.5 नदियों की चोटी भी बोला जाता है। 7.5 नदियों की चोटी। ठीक है, वैसे हमसे टोटल 7 नदियाँ निकलती हैं, ये आप याद रखेंगे। कितनी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से 7 नदियाँ जो है वो निकलती हैं, प्रवाहित होती हैं जाना पाव की पहाड़ी से। ठीक है, जाना पाव पहाड़ी जो है साथियों, ये परशुराम जी की जन्मस्थली मानी जाती है। क्या मानी जाती है, परशुराम जी की जन्म स्थली जो है वो मानी जाती है। ठीक है, क्लियर। जाना पाव पहाड़ी की हम बात करें तो ये जो है वो इंदौर, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। इंदौर के अंदर आपको एक जगह मिलेगी मऊ, जिसे हम अंबेडकर नगर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको जो है जाना पाव की पहाड़ी देखने के लिए मिल जाएगी। जाना पाव पहाड़ी पर बांगचू पॉइंट है, यहाँ से चंबल नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ पर प्रमुख नदियों की बात करें तो चंबल हो गई, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बेतवा, ये प्रमुख नदियाँ यहाँ से जो है वो गुजरती हैं मालवा के पठार से। अभी आपको क्या बताया था कि ये जो है वो लावा मिट्टी का क्षेत्र है। तो लावा मिट्टी का क्षेत्र जहाँ भी होगा, जैसे लावा मिट्टी का क्षेत्र आप देखेंगे कि पूरा महाराष्ट्र जो है वो लावा मिट्टी का क्षेत्र है। तो पूरे महाराष्ट्र में आपको काली मिट्टी दिखेगी। ठीक है, मालवा के पठार, मालवा का जो पठार है, मालवा का पठार है वो भी काली मिट्टी लावा मिट्टी का क्षेत्र है। तो लावा मिट्टी का जो क्षेत्र है तो ये काली मिट्टी पाई जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ भी आपको देखो याद रखें, काली मिट्टी यहाँ पर आप देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे फसल की बात करें तो गेहूँ, गन्ना, कपास, सोयाबीन यहाँ की प्रमुख फसल जो है वो हो जाती है। ठीक है, जलवायु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना ही अधिक यहाँ पर ठंड पड़ती है। औसत वर्षा की बात करें तो 75 से 125 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ बरसात होती है। ठीक है, नर्मदा सोन घाटी की बात करें, एरिया 86,000 स्क्वायर किलोमीटर है। वर्षा औसतन 125 सेंटीमीटर है। ये एक भ्रंश घाटी है, ये भी आपको जस्ट बताया था भ्रंश घाटी कैसे है। भ्रंश घाटी होती क्या है, भ्रंश घाटी होती है, ऐसे ध्यान से समझिएगा, प्राकृतिक कोई भी आपदा आई और उस आपदा से आप देखेंगे कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो गया, जमीन में धंस गया, और ये बीच वाला जो हिस्सा है वो उठ गया। तो ये जो आसपास की ये जो भूमि है, आसपास की ये जो भूमि है, इस भूमि को हम जो है वो भ्रंश घाटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, भ्रंश घाटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी है जो पश्चिम से उत्तर पूर्व तक फैली हुई है। मतलब यहाँ से आप देखेंगे ऐसे में ये फैली हुई है। ठीक है,
तो इसके ऊपर साइड और नीचे साइड आप देखेंगे तो ये आपकी ऊपर साइड नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, नीचे साइड आप देखेंगे तो ताप्ती नदी यहाँ आपको बहती हुई नजर आ जाएगी। क्लियर? चलिए ये चीज़ समझ में आ गई है। आगे देखिए, यह घाटी मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है। ठीक है। गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी एक भ्रंश घाटी है, ये आपको बता चुके हैं। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियों में बारना, सेर, हिरन, चंद्रकेशर, हथनी, शक्कर, तबा, ये प्रमुख नदियाँ इसमें शामिल हो जाती हैं। ठीक है। गेहूँ यहाँ की प्रमुख फसल है और ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में साधारण सर्दी यहाँ पर आपको पड़ती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है। क्लियर है? चलिए तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी देख लीजिए। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी जो कि धूपगढ़ पचमढ़ी के अंदर देखने के लिए मिलेगी। 1350 मीटर इसकी हाइट है। ये पर्वत महादेव पर्वत है, उस पर देखने के लिए मिल जाएगी। क्लियर? चलिए तो ये हमारा कुछ टॉपिक था जो उम्मीद है समझ में आया होगा। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रोवाइड कराई है। ठीक, तो आप उसको जो है ज्वाइन करिए, ईजिली ज्वाइन करिए इसको। और कोई भी क्वेरी होती है कमेंट सेक्शन में बताइए। और जैसे ही आप चैनल पर विजिट करते हैं, चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना है, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है, इतना सा काम करना है आपको। ठीक है। कंटेंट आप जैसा बताएंगे वैसा आपको कंटेंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करवाई जाएगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।